भारतीय सभ्यता में 11 और 3 अंकों का बहुत ही महत्व है। अरे तुम ऑस्पिशीज की बात क्यों कर रही हो? पर हाँ, 11 और 3 शुभ तो है। देवी के कॉन्टेक्स्ट में 11 का महत्व है। माना जाता है कि 12 यानी द्वादश हुआ शिव का, उसके बाद भी उन्हीं का, और 12 से नीचे 11 देवी का ही है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मटेरियल एस्पेक्ट्स की है। भारत की प्रॉस्पेरिटी का एक बड़े पहलू की बात करने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय सभ्यता में नंबर्स के महत्व की बात किए बिना इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने में उतना आनंद नहीं है। बिल्कुल रानू, हम भारत की युवा पीढ़ी है। इन 11 सालों में भारत में आई प्रॉस्पेरिटी की इंपॉर्टेंट कड़ी है। और हाँ, 11 का महत्व तो है। याद है जब कंजक में जाते थे तो 11 रुपए मिलते थे। हथेली पर रखा वो 1 रुपये का कॉइन जिससे 11 की राशि पूरी होती थी। अब तो वो 1 रुपये भी हमारे बड़े यूपीआई से ही देते हैं। थैंक्स टू डिजिटल इंडिया, जिस मूवमेंट ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। वो 11 साल हैं जिन्होंने भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक नई पहचान दी। इन 11 सालों में हमने अपनी आंखों के सामने डिजिटल इंडिया को सिर्फ एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक के वर्तमान और भविष्य को शेप देते हुए देखा है। आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पहले से कई ज्यादा आसान, सरल और कन्वीनियंट हो चुकी है। और इन्हीं 11 सालों में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके एक नया ग्लोबल बेंचमार्क भी स्टैब्लिश किया है। हाँ, और 3 का महत्व तो है ही। 3 का मतलब ट्रिनिटी है, जैसे 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, या 3 देवियां माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। ये 3 हैं तो सृष्टि है, स्थिति है, लय है, संतुलन है। और इस रिपोर्ट को प्रेजेंट भी हम 3 कन्याएं ही कर रही हैं। आखिर आज का सेलिब्रेशन बड़े तौर पर हमारी अपनी प्रॉस्पेरिटी का भी सेलिब्रेशन है। और हम महिलाओं की और युवाओं की प्रॉस्पेरिटी भारत की अपवर्ड जर्नी से ही तो रिफ्लेक्ट होती है। अरे 1 मिनट, मुझे एक SMS अपडेट आया है। वेदर अपडेट है। मॉनसून की गर्जना उत्तराखंड पहुंच गई है और ये वेदर अपडेट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए, डिजिटल इंडिया को हमारी सेफ्टी की भी चिंता है। हिमांशी, रानू और मेरी तरफ से आप सभी को डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। डिजिटल इंडिया के उस ट्रिनिटी के बारे में याद दिलाती हूँ जिसके बिना ये पूरा मूवमेंट ही इम्पॉसिबल था। द जैम ट्रिनिटी यानी जन धन अकाउंट, जो मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से बढ़कर फैब 2026 में 57.78 करोड़। आधार जो यूपीए के टाइम भी था, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं था, लेकिन तब आधार के केवल 0.42 करोड़ के इनरोलमेंट्स हुए थे, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 144 करोड़ हो गए, यानी लगभग 343 टाइम्स की ग्रोथ। जैम ट्रिनिटी का एम मोबाइल यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी 2014 में 25.15 से बढ़कर 109.27 करोड़। मोदी काल से ही मोदी काल में यानी पिछले 11 साल में। ये सिर्फ नंबर्स का जंप नहीं है, ये जंप उस मेहनत और डिटर्मिनेशन से आया है जो भारत के हर सिटीजन के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। जैम ट्रिनिटी के चलते ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बैंकिंग एक्सेस, वेलफेयर स्कीम्स और पब्लिक सर्विसेज की लिंकिंग संभव हो पाई। गांव-गांव, शहर-शहर, विशाल भारत के हर कोने, हर छोर तक। डिजिटल इंडिया मानो महिलाओं के सशक्तिकरण का ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है। मोदी सरकार ने ना ही डिजिटल इंडिया की नींव खड़ी की, उसका विस्तार किया, बल्कि उसे महिला के जीवन के हर रोल, कॉन्टेक्स्ट, नीड में भी उतार दिया। ऊपर जो हमने आपको नंबर के जंप्स बताए, वो कोई ड्राई नंबर्स ही नहीं है, वो डिजिटल इंडिया की ट्रांसनेशनल इम्प्रिंट की कहानी है जिन्होंने भारतीय महिला की डोमेस्टिक और प्रोफेशनल लाइफ को बदल कर रख दिया, उन्हें एम्पावर किया है। अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया में लोकल इकोनॉमीज का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो भारत के अब तक के इतिहास में इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लैंडमार्क बनकर उभरा। 11 साल हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किलिंग, सरकार की वेलफेयर स्कीम्स की एक्सेस, कृषि, इन सब एरियाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सपैंड हुआ है। कृषि के क्षेत्र में तो डिजिटल इंडिया मार्केट प्राइजेस, लैंड की मैपिंग से लेकर किसान ई मित्र के जरिए क्रॉप इंश्योरेंस और पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम तक, नाम के मित्र ही नहीं, सच्चा मित्र। क्या
क्या आपने कभी सोचा था कि यही डिजिटल सेवाएं भारत के सबसे दूर दराज रूरल एरियाज तक पहुंचेंगी और वहां के लोगों की जिंदगी को ज्यादा फास्ट, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बना देंगी? देखिए, पीएम मोदी के कई ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं जिनके बारे में पैम्फलेट परिवार आपको अपने वीडियोस के जरिए बार बार बताता आया है। लेकिन डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना नहीं थी, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का डेमोक्रेटाइजेशन था। यानी भारत की आबादी कितनी भी बड़ी हो, उसका भौगोलिक विस्तार कितना भी विशाल हो, डिजिटल इंडिया ने यह सुनिश्चित किया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे, चाहे वो किसी मेट्रो सिटी में रहता हो या किसी दूर के गांव में। और अफोर्डेबल इंटरनेट भी पीएम मोदी ने गुजरात से 2014 में दिल्ली आते ही बहुत सी नींव खड़ी की हैं, जिनमें सबसे बड़ी नींव जो उन्होंने खड़ी की वो भी इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी की। क्या तुम जानती हो श्रेया और रानू, आज के समय में पूरे विश्व में भारत रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स का लीडर है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी ने नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। पीएम गति शक्ति ने डिजिटल मैपिंग और डेटा इंटीग्रेशन के जरिए रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी बढ़ी है। आज भारत सिर्फ डिजिटल सर्विस का कंज्यूमर नहीं, बल्कि डिजिटल सॉल्यूशंस का एक्सपोर्टर भी बन रहा है। ये डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिस देश ने एक समय डिजिटल डिवाइड को चैलेंज माना था, वही आज दुनिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप दिखा रहा है। भारत जैसे विशाल देश और इतनी बड़ी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम और एक्सीलरेशन की जरूरत थी, और डिजिटल इंडिया ने वही एक्सीलरेशन दिया। इस इनिशिएटिव ने इनोवेशन को तेजी दी, स्टार्टअप इकोसिस्टम को नए पंख दिए और हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन और एडॉप्शन को अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से बढ़ाया। जो सपना पिछले कई दशकों तक सिर्फ सपना बनकर रह गया था, वो इसलिए क्योंकि गवर्नेंस में ना उस तरह की एनर्जी थी, ना पॉलिटिकल विल और ना ही एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी। लेकिन डिजिटल इंडिया ने उस विजन को ग्राउंड रियलिटी में बदल दिया। देखिए, हम सबको पता था कि 2047 में भारत के 100 साल पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा और हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये सफर डिजिटल इंडिया के बिना अधूरा ही नहीं, नामुमकिन था। अगर डिजिटल इंडिया ना होता तो आज बहुत कुछ नहीं होता। हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और विस्तार नहीं होता, टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता नहीं होती, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि जहां टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता नहीं होती, वहां नागरिकों की आत्मनिर्भरता कैसे हो सकती है? डिजिटल इंडिया का सबसे गहरा प्रभाव शायद आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों की जीवन शैली में आए बदलाव में दिखाई देता है। आज टेक्नोलॉजी ने करोड़ों भारतीयों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को पहले से कई अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। डिजिटल इंडिया ने कन्वीनियंस को सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि आम नागरिक का अधिकार बना दिया है। जनधन अकाउंट्स, आधार और मोबाइल के संयोजन ने करोड़ों महिलाओं को पहली बार फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ा। आज सरकारी सहायता, सब्सिडीज और वेलफेयर बेनिफिट सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में पहुंचते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता यानी मोर कॉन्फिडेंस, मोर सिक्योरिटी। ये 11 साल सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया की वजह से देश और उसके नागरिकों तक पहुंची समृद्धि का जश्न मनाने का अवसर भी है। लेकिन सवाल ये है कि डिजिटल इंडिया अपना इतना बड़ा विस्तार कैसे कर पाया? आखिर वो कौन से पहलू थे जिन्होंने इस मिशन को इतनी मजबूती दी? अच्छा, तुम कहीं डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स की बात तो नहीं कर रहे? वही 9 पिलर्स जिन्होंने इस प्रोग्राम की एक्सेस बढ़ाने और इनोवेशन को एक्सपैंड करने का स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क दिया। पहला पिलर ब्रॉडबैंड हाईवेज, दूसरा यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी और अफोर्डेबल इंटरनेट, तीसरा पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, जिसके जरिए नागरिकों को उनके घर के आसपास ही डिजिटल सर्विसेज मिल सके। आज के समय में भारत के टोटल 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका लाभ 6.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स तक पहुंचता है। इन सबसे क्या मिलता है? ई गवर्नेंस,
बैंकिंग सर्विसेज और ग्रामीण क्षेत्रों में सिटीजन के लिए अलग अलग सुविधाएं। ई गवर्नेंस, जिसके जरिए ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नाम का नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखा। डिजी लॉकर और नेशनल सिंगल साइन ऑन जैसे इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया गया। पेपर वर्क कम हुआ, पेपरलेस प्रोसेसेस बढ़े और सिटीजन्स को अपने डॉक्यूमेंट्स पलक झपकते ही एक्सेस मिलने लगे। अरे रानो, याद है ना 2014 से पहले घर में, स्कूल या किसी और काम के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए कितनी फाइल्स खोलनी पड़ती थी? आज लगभग सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह मिल जाते हैं। ई क्रांति। आपको लग सकता है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के नाम गिनवा रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि आप इनकी सर्विसेज यूज कर चुके हो और आपको पता भी ना हो। ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसे इनिशिएटिव्स ने हेल्थ केयर, जुडिशियल सिस्टम और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स की एक्सेस को ज्यादा एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बना दिया। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इस पिलर का मकसद गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिव बनाना था। माई जीओवी और ओपन गवर्नमेंट डेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए सिटीजन्स को गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन और सर्विसेज तक रियल टाइम एक्सेस मिला, जिससे लोगों की पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ी। एक बड़ी सफलता इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी देखने को मिली है। एक समय था जब भारत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर इंपोर्ट्स पर निर्भर था, लेकिन पिछले एक दशक में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च 2026 तक बढ़कर करीब 12 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। ये सिर्फ उत्पादन में वृद्धि नहीं, बल्कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, सप्लाई चेन्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में आए बड़े बदलाव का प्रमाण है। अगर आपने द पैम्फलेट की रिपोर्ट्स को फॉलो किया हो तो आपने बार बार देखा होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक है। जिन स्मार्टफोन्स पर कभी मेड इन चाइना लिखा दिखाई देता था, उनमें से बड़ी संख्या अब भारत में बन रही है। पीएलआई जैसी नीतियों और बढ़ते घरेलू बाजार ने ग्लोबल कंपनीज को भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया है। डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण पिलर था आईटी फॉर जॉब्स, जिसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल इकोनॉमी के लिए तैयार करना था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा हुए। आज भारत केवल दुनिया का बैक ऑफिस नहीं, बल्कि इनोवेशन और एआई ड्रिवन सर्विसेज का एक प्रमुख ग्लोबल हब बन चुका है। पूरे प्रोग्राम ने देश की सोच ही बदल दी और उस बदलाव का सबसे बड़ा सिंबल बना ये क्यूआर कोड। इसका असली टेस्ट कोविड के दौरान हुआ, जब इन्फेक्शन के डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जहां भी पेमेंट की जरूरत पड़ी, डिजिटल पेमेंट्स ने हर जगह काम किया। आज हमारी लाइफस्टाइल में भी इसका बड़ा योगदान है। हम कैश रखना कम पसंद करते हैं और हेल्थ केयर से लेकर ट्यूशन फीस और लग्जरी आइटम्स तक लगभग हर पेमेंट डिजिटली हो जाती है। इस क्यूआर कोड के अलावा एक और लाइफ सेविंग उपलब्धि थी, आरोग्य सेतु। कोविड के उस कठिन दौर में ही डिजिटल भारत की जरूरत और उसकी वैल्यू सबको समझ आई। बाद में यही डिजिटल इकोसिस्टम नेशनल आयुष्मान भारत मिशन के तहत और मजबूत हुआ। अगर ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता तो कोविन भी ना होता, और कोविन के बिना भारत का 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतनी एफिशिएंसी से चल पाना मुश्किल होता। अगर हेल्थ की बात करें तो इस प्रोग्राम में हेल्थ के उस एस्पेक्ट का भी ध्यान रखा गया है जो अभी तक निग्लेक्टेड था। वो है टेलीमानस। ये मेंटल हेल्थ के लिए एक नेशन वाइड सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी सिर्फ युवा पीढ़ी को ही नहीं बल्कि हर पीढ़ी को जरूरत होती है। दोस्तों, यूपीआई की सफलता भी अब भारत के बॉर्डर से बाहर पहुंच चुकी है। आज यूपीआई यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान और नेपाल जैसे कई देशों में ऑपरेशनल है, जिससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और भी आसान हो रहे हैं। जो सिस्टम कभी भारत के डिजिटल पेमेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया था, वही आज ग्लोबल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी का एक मॉडल बन रहा है। इस प्रोग्राम ने सिर्फ गवर्नेंस और पेमेंट्स को ही डिजिटल नहीं बनाया, बल्कि कॉमर्स थ्रू टेक्नोलॉजी को भी एक नई रफ्तार दी। ई सरस और इंडिया हैंडमेड जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए उन लोगों को डिजिटल मार्केट प्लेस तक पहुंच मिली जो पहले अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ लोकल हाट्स और मेला तक ही बेच पाते थे। वीवर्स, आर्टिशियंस, क्राफ्ट्समैन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पहली बार
अपने हाथ से बने प्रोडक्ट्स को देश भर के कस्टमर्स तक पहुंचाने का मौका मिला। आज कई ग्रामीण महिलाएं और कारीगरों के लिए स्मार्टफोन सिर्फ कम्युनिकेशन का साधन नहीं, बल्कि रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का एक पावरफुल टूल बन चुका है। सोशल वेलफेयर में भी इसका बहुत अच्छा योगदान रहा है। इसके अलावा पोषण ट्रैकर है जो 13.35 लाख आंगनबाड़ी सेंटर से कनेक्टेड है। इसके 8.9 करोड़ बेनिफिशरीज हैं और भारत के हर कोने में रह रही प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और 6 साल तक के बच्चों तक इसकी पहुंच है। आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि हमने कॉकरोच जनता पार्टी और उनके प्रोटेस्ट से जुड़े नैरेटिव्स को कवर किया है। ऐसे मूवमेंट्स और कंट्रोवर्सीज अक्सर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम डिस्कशन में इतनी जगह ले लेते हैं कि कई बार देश में चल रहे पॉजिटिव गवर्नेंस इनिशिएटिव्स पर उतनी चर्चा ही नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। जब पूरा ध्यान प्रोटेस्ट, आउटरीच और वायरल डिबेट्स पर केंद्रित हो जाता है, तब उन प्लेटफॉर्म्स और प्रोग्राम्स की बात पीछे छूट जाती है जो सीधे आम नागरिकों, खासकर युवाओं की जिंदगी को प्रभावित करते रहते हैं। इसी का एक बड़ा उदाहरण है माय भारत प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं, बल्कि भारत के युवाओं के लिए बनाया गया एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े यूथ फोकस्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जा सकता है। इसका उद्देश्य युवाओं को अपॉर्चुनिटीज से जोड़ना है, चाहे वो इंटर्नशिप हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज हो, लीडरशिप इनिशिएटिव्स हो या फिर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज। 11 सालों में भारतीय जीवन के हर पहलू को छुआ गया है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। डिजिटल इंडिया का प्रभाव सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस को भी शेप करना शुरू कर दिया है। 11 साल में जैम ट्रिनिटी ने भारत के 2 सबसे इम्पोर्टेंट वर्गों, किसान और महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। उनके घर घर की गृहस्थी की तस्वीर ही बदल गई है, जो फैमिली स्ट्रक्चर्स एक साथ सिक्योर हो रहे हैं। भारत एज वन सिंगल फैमिली यूनिट और उसके करोड़ों परिवार। ये 11 ईयर्स सिर्फ पिछले एक दशक की उपलब्धियों का हिसाब नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए रखी गई एक मजबूत, दूरदर्शी और ट्रांसफॉर्मेटिव नींव है। आज जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, रिफॉर्म्स और इनोवेशन इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, वही आने वाले दशकों में भारत को दुनिया की इकोनॉमिक शक्तियों में शामिल करने का आधार बनेगा। डिजिटल इंडिया को सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के पीछे कार्यरत हर व्यक्ति और इस पूरी कार्यप्रणाली की हर कड़ी को पैम्फलेट परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ।